हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंडिया अनवील्ड पॉडकास्ट। और इस एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे कबीले के भारतीय आक्रमण के बारे में जो अपने अच्छे वक्त पर 23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में पूरे विश्व भर में फैला हुआ था और इसे खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ था अलाउद्दीन खिलजी का। मैं बात कर रहा हूं मंगोल्स के बारे में। आपने चंगेज खान का नाम तो सुना ही होगा। मंगोल मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति है जिसका विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा है। आधुनिक युग में मंगोल लोग मंगोलिया, चीन और रूस में वास करते हैं। विश्व भर में लगभग 1 करोड़ मंगोल लोग हैं। शुरू शुरू में यह जाति अर्गुन नदी के पूर्व के इलाकों में रहा करती थी। बाद में वाहा खिंगन पर्वत श्रृंखला और अल्ताई पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित मंगोलिया पठार के आर पार फैल गई। मंगोल जाति के लोग खाना बदोशों का जीवन व्यतीत करते थे और शिकार, तीरंदाजी व घुड़सवारी में बहुत कुशल थे। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसके मुखिया तेमुजिन ने तमाम मंगोल कबीलों को एक किया। 1206 में मंगोल जाति के विभिन्न कबीलों के सरदारों ने तेमुजिन को अपनी जाति का सबसे बड़ा मुखिया चुना और इसे सम्मान में चंगेज खान कहना शुरू किया। 1227 में चंगेज खान ने पश्चिमी शाह शासन को खत्म कर दिया। पश्चिमी शाह के साथ लड़ाई के दौरान चंगेज खान की बीमारी की वजह से ल्यूफान पर्वत पर मौत हो गई। मंगोल साम्राज्य ने 1221 से 1323 तक भारतीय उपमहाद्वीप में कई आक्रमण किए। मंगोलों ने कश्मीर को अपना जागीरदार राज्य बना लिया। हालांकि दिल्ली सल्तनत के खिलाफ अभियान लगातार मंगोल घुसपैठों के बावजूद असफल साबित हुए। समरकंद से भारत में ख्वाराज़मी शासक के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करने और 1221 में सिंधु की लड़ाई में उसे पराजित करने के बाद चंगेज खान ने पीछा जारी रखने के लिए कमांडरों दोरबी और बाला नाम के 2 कमांडरों को भेजा। मंगोल कमांडर बाला ने पंजाब क्षेत्र में जलालुद्दीन का पीछा किया और भीरा तथा मुल्तान जैसे बाहरी शहरों पर हमला किया और लाहौर के बाहरी इलाकों को भी तबाह कर दिया था। जलालुद्दीन ने फिर से संगठित होकर लड़ाई के बचे लोगों से एक छोटी सेना बनाई और दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासकों के साथ एक गठबंधन की मांग की और सुल्तान इल्तुतमिश की शरण में आया। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए इस आग्रह को विनम्रता से ठुकरा दिया, क्योंकि वो किसी से बैर मोल नहीं लेना चाहता था। अभी सल्तनत अपने स्थापना के चरण से गुजर रहा था। जलालुद्दीन ने पंजाब में स्थानीय शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आमतौर पर उन्हें खुले में हराया, लेकिन अपनी जमीनों पर कब्जा नहीं कर सका। अंत में उन्होंने सॉल्ट रेंज के गखर सरदार के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखा और उनकी बेटी से शादी की। गखर राय का बेटा अपने गुर्गों के साथ जलालुद्दीन की सेना में शामिल हो गया और उसने कलीच तलवार खान की उपाधि प्राप्त की। जलालुद्दीन के सैनिक उसके अधिकारियों उज़्बेक पाई और हसन करलुक के अधीन थे। सिंध के स्थानीय गवर्नर के खिलाफ लड़ते हुए जलालुद्दीन ने दक्षिणी ईरान के किरमान प्रांत में एक विद्रोह के बारे में सुना और वो रास्ते में दक्षिणी बलूचिस्तान से गुजरते हुए तुरंत उस जगह के लिए निकल पड़े। जलालुद्दीन भी गूर और पेशावर की सेनाओं में शामिल हो गया, जिसमें खिलजी, तुर्कमन और गोरी जनजातियों के सदस्य शामिल थे। अपने नए सहयोगियों के साथ उन्होंने गजनी पर मार्च किया और तरतई के एक मंगोल डिवीजन को हराया, जिसे नीचे शिकार करने का काम सौंपा गया था। विजयी सहयोगियों ने हासिल किए गए लूट के विभाजन पर झगड़ा किया। बाद में खिलजी, तुर्कमन और घोरी आदिवासी जलालुद्दीन को छोड़कर पेशावर लौट आए। इस समय काल तक चंगेज खान के तीसरे बेटे ओगतई खान मंगोल साम्राज्य का महान खान बन चुका था। खान द्वारा भेजे गए चौराकेन नामक एक मंगोल जनरल ने जलालुद्दीन पर हमला किया और उसे हरा दिया। इस तरह ख्वारिज्म वंश का अंत हुआ। मंगोलों का कश्मीर आक्रमण तथा दिल्ली सल्तनत से संघर्ष। 1235 के कुछ समय बाद एक और मंगोल सेना ने कश्मीर पर आक्रमण किया। कई सालों तक वहां एक डरुकची प्रशासनिक गवर्नर को तैनात किया गया था और कश्मीर एक मंगोलियाई निर्भरता बन गया। उसी समय एक कश्मीरी बौद्ध गुरु और टोची और उनके भाई नमो मंगोल ओगदाई के अदालत में पहुंचे
पकचक नाम के एक अन्य मंगोल सेनापति ने पेशावर पर हमला किया और उन जनजातियों की सेना को हरा दिया जो जलालुद्दीन को छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी मंगोलों के लिए खतरा था। ये लोग, जिनमें ज्यादातर खिलजी थे, मुल्तान भाग गए और दिल्ली सल्तनत की सेना में भर्ती हो गए। 1241 की सर्दियों में मंगोल सेना ने सिंधु घाटी पर आक्रमण किया और लाहौर को घेर लिया। शहर में आक्रमण के दौरान जनरल दयार की मौत भी हो गई। हालांकि 30 दिसंबर 1241 को मुंगुट्टू के तहत मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत से बाहर निकलने से पहले शहर में खूब मारकाट मचाया और उसी समय ओगताई खान की मृत्यु हो गई। यह हुआ 1241 में। कश्मीरियों ने 1254-1255 में विद्रोह किया, जिसे दबाने के लिए 1251 में अगले महान खान बने मोके मंगू खान ने अपने जनरलों बहादुर, जिन्हें सली नोयन भी कहा जाता था, और ताकुदार को नियुक्त किया। बौद्ध गुरु ओट्टोची को कश्मीर के दरुगची के रूप में नियुक्त किया। हालांकि कश्मीरी राजा ने श्रीनगर में ओटची की हत्या कर दी। सली ने कश्मीर पर आक्रमण किया, राजा को मार डाला और विद्रोह को समाप्त किया, जिसके बाद ये कई वर्षों तक मंगोल साम्राज्य के अधीन रहा। दिल्ली के राजकुमार जलालुद्दीन मसूद शाह ने 1248 में अपने बड़े भाई सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद से सिंहासन को जब्त करने में मोके मंगू खान की सहायता लेने के लिए कराकोरम में मंगोल की राजधानी तक की यात्रा की। जब मोके को महान खान के रूप में ताज पहनाया गया तो जलालुद्दीन मसूद शाह ने उस समारोह में भी भाग लिया। समारोह के दौरान मसूद ने मोके खान से मदद के लिए कहा। मोके ने सली को आदेश दिया कि वो मसूद शाह को अपना पुश्तैनी दायरा वापस पाने में उसकी सहायता करे। सली बहादुर ने मुल्तान और लाहौर पर लगातार हमले किए। शम अल्दीन मोहम्मद कार्त, हेरात के मलिक मंगोलों के साथ हो लिया आक्रमण के दौरान जलालुद्दीन मसूद शाह को लाहौर, कुजा और सोदरा के मलिक शासक के रूप में स्थापित किया गया था। 1257 में सिंध के गवर्नर ने मोंके के भाई हुलागु को अपने पूरे प्रांत की पेशकश की और दिल्ली में अपने अधिपति से मंगोल सुरक्षा की मांग की। हुलागु ने सली बहादुर के नेतृत्व में एक मजबूत सेना बना ली। 1257-58 के सर्दियों में सली और नोयन ने सिंध में प्रवेश किया और मुल्तान के सारे किलों को ध्वस्त कर दिया। उसकी सेनाओं ने सिंधु में भक्कर के द्वीप किले पर भी आक्रमण कर दिया था। मोंके खान के शासन के दौरान मंगोल साम्राज्य 1251 से 1259, 1251 to 59। हुलागु खान ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर आक्रमण को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और कुछ साल बाद दोनों शासकों के बीच कूटनीतिक पत्राचार ने शांति की बढ़ती इच्छा की पुष्टि की। सीरिया और दक्षिण पश्चिम एशिया को काबू में रखने के लिए हुलागु के पास कई अन्य क्षेत्रों में भी विजय प्राप्त करनी थी। इसलिए भारत में बड़े पैमाने पर मंगोल आक्रमण बंद हो गए और दिल्ली सुल्तानों ने समय का उपयोग मुल्तान, ऊच और लाहौर जैसे सीमावर्ती कस्बों को ठीक करने के लिए किया और स्थानीय राणा को दंडित भी किया, जिन्होंने ख्वाराज़मी या मंगोल आक्रमणकारियों के साथ हाथ मिलाया था। मंगोल आक्रमणों के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत में शरण लेने वाले जनजातियों की बड़ी संख्या ने उत्तर भारत में शक्ति संतुलन को बदल दिया। खिलजी जनजाति ने पुरानी दिल्ली सुल्तानों से सत्ता छीन ली और भारत के अन्य हिस्सों में अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। इस समय भारत में मंगोल आक्रमण की एक नए सिरे से शुरुआत हुई। चगताई मंगोल बनाम दिल्ली सल्तनत। सूत्रों ने दावा किया है कि हजारों हजार मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। इसकी पुष्टि का मंगोल सैनिकों की संख्या, जैसे कि मध्य एशिया या मध्य पूर्व के मंगोल क्षेत्रों की पूरी घुड़सवार सेनाओं के आकार लगभग 1.5 लाख थे, इससे पता चलता है। स्रोतों में विभिन्न आक्रमणों में भाग लेने वाले नामित मंगोल कमांडरों की गणना इनकी सैन्य संख्या का एक बेहतर संकेत हो सकता है, क्योंकि ये कमांडरों ने संभवतः ट्यूमन का नेतृत्व किया था, जो कि 10,000 सैनिकों के समूह को कहते हैं। इन आक्रमणों का नेतृत्व चंगेज खान के विभिन्न वंशजों या मंगोल संभागीय कमांडरों द्वारा किया गया था। इस तरह की सेनाओं का आकार हमेशा 10,000 से 30,000 घुड़सवारों के बीच होता था। हालांकि दिल्ली के मुस्लिम इतिहासकारों ने संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, जैसे कि उनके अनुसार 1 लाख या 2 लाख मंगोल घुड़सवार थे। 1260 के दशक में मंगोल साम्राज्य में गृह युद्ध छिड़ने के बाद चगताई खानत ने मध्य एशिया को नियंत्रित किया और 1280 के दशक से इसके कमांडर दुआ खान थे, जो कीरू खान के बाद खानत में दूसरे स्थान पर थे। दुआ खान अफगानिस्तान में सक्रिय था
और उसने भारत में मंगोल शासन का विस्तार करने का प्रयास किया। लेकिन उल्गो के तहत उनके भेजे गए दल को खिलजी सेना द्वारा हराकर कैदी बना दिया गया। हराए हुए दल के 4000 मंगोल बंदी इस्लाम में परिवर्तित हो गए और दिल्ली में नव मुस्लिम के रूप में रहने लगे। वे जिस उपनगर में रहते थे उसे उचित रूप से मुगलपुरा नाम दिया गया। 1296-97 में कई बार दिल्ली सल्तनत द्वारा चगताई आक्रमणों को हराया गया। इसके बाद भी मंगोलों ने उत्तरी भारत पर बार बार आक्रमण किया। कम से कम 2 अवसरों पर वो भारी संख्या में आए। दोनों सेनाएं जालंधर में 1297 में मिली। इससे पहले आक्रमण में जफर खान ने मंगोलों को हराया। मंगोलों ने साल्दी की कमान के तहत फिर से हमला किया और सीरी में किले पर कब्जा कर लिया। जफर खान, जो कि इतिहास के कुछ अजीज सैन्य कमांडरों में से एक होने का सम्मान रखता था, उसे मंगोल सेना को कुचलने में कोई समस्या नहीं आई। उसने किले पर कब्जा किया और अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष 2000 मंगोल कैदियों को ले आया। 1298 में मंगोल घुसपैठ के दौरान एक मिश्रित तुर्क मंगोल सेना ने राजपूत राजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मंगोलों ने तुर्क कमांडर के साथ झगड़ा किया और पकड़े गए। धन के वितरण पर एक तर्क में उसके भाई को मार डाला। बदले में इन मंगोलों की पत्नियां और बच्चों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया और वे फलस्वरूप राजपूतों के किले की ओर भाग निकले। कुछ ही समय बाद दुआ खान ने युआन चीन के सम्राट चेंगचोंग के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की मांग की और मंगोल खानों के बीच 1303 के आसपास एक सामान्य शांति की घोषणा की गई, जिससे मंगोल शाही परिवारों के बीच संघर्ष का अंत हो गया, जो कि पिछली शताब्दी के लगभग आधे समय तक चला। इसके तुरंत बाद उन्होंने भारत पर एक संयुक्त मंगोलाई हमले का प्रस्ताव रखा, लेकिन अभियान सफल नहीं हुआ। खिलजी वंश के दौरान मंगोल आक्रमण। सलाह के खिलाफ 1299 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों पर हमला किया। भारतीय सेना के अग्रिम गार्ड का नेतृत्व जफर खान ने स्वयं किया था। उन्होंने मंगोलों को हराया और उन्हें पीछे हटा दिया। हालांकि मंगोल के जनरल कुतुलुग ख्वाजा ने जफर को एक ऐसी स्थिति में धोखा दिया जहां वो मंगोलों से घिरा हुआ था और मारा गया था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के निरंतर आक्रमण के सामने मंगोलों को पीछे हटना पड़ा। मंगोलों को इस झटके से उबरने में काफी समय लगा। फिर उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी पर हमला किया जब वो चित्तौड़ की घेराबंदी करने में व्यस्त था। इस बार मंगोलों ने हल्की संख्या में हमला किया ताकि आक्रमण तीव्र हो। तरकी के नेतृत्व में 12,000 की एक सेना एक तीव्र हमले के लिए चली गई। कई गवर्नर अपने सैनिकों को समय पर दिल्ली नहीं भेज सके। अलाउद्दीन खिलजी को लगभग 2 महीने के लिए सीरी के किले में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मंगोलों ने हमला किया और न केवल आसपास के क्षेत्रों बल्कि दिल्ली में भी कोहराम मचा दिया। कहा जाता है कि यह वक्त दिल्ली वासियों के लिए बहुत कठिन वक्त था। मंगोल घेराबंदी के चलते सारी आपूर्ति बंद हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में किले को संभालना जारी रखा। तरकी ने कुछ महीनों के बाद घेराबंदी वापस ले ली और क्षेत्र छोड़ दिया। उस समय समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इस चमत्कार के लिए सूफी फकीर शेख निजामुद्दीन औलिया की प्रार्थनाओं को जिम्मेदार ठहराया। इस आक्रमण से सबक लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें सीमावर्ती किलों को मजबूती प्रदान करना था तथा अपनी सेना को मजबूत करना था। इन क्षेत्रों में नए अधिक प्रभावी किले बनाए गए। स्वयं की देखरेख में एक पूरी नई सेना बनाई गई थी जो सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रबंधन और रखवाली कर रहा था। इन उपायों के बावजूद अली बेग और तरतक के नेतृत्व में मंगोल पंजाब और अमरोहा के पड़ोस में अचानक दिखाई दिए। मंगोलों ने पंजाब को लूट लिया और रास्ते में सब कुछ जला दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सबसे काबिल जनरलों के नेतृत्व में एक मजबूत सेना भेजी, गाजी मलिक और प्रसिद्ध मलिक कफूर। इसे आक्रमणकारियों को उलझाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने अपनी लूटपाट से मध्य एशिया के रास्ते में वापस लौटते मंगोलों को आश्चर्यचकित कर दिया था। कुबाक और अन्य मंगोल सेनापतियों को पकड़ लिया गया और अन्य कैदियों के साथ वापस सीरी लाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जनरलों को हाथियों से कुचलवाकर मरवा दिया, जबकि अन्य कैदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था और उनके सिर किले की दीवारों से लटका दिए गए। मंगोल कैलक खान, जो कि 1306 में बाद में मंगोलों का खान बन गया था, के नेतृत्व में वे फिर लौटे। उन्होंने मुल्तान के पास सिंधु नदी को पार किया और हिमालय की ओर बढ़ रहे थे। तभी पंजाब के गवर्नर गाजी मलिक ने उन्हें रोका। लगभग 50,000 मंगोलों को उनके सेनापति सहित कैदी बना लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया और उनकी पत्नियों और बच्चों को दास के रूप में बेच दिया। इस अवधि का अंतिम मंगोल आक्रमण 1307-1308 में इकबाल मंद और तायबू के साथ हुआ था।
वे सिंधु को पार करने में कामयाब हो गए थे और जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उन्हें उखाड़ फेंका और उन सभी को मौत के घाट उतार दिया था, उसी वर्ष मंगोल खान दुआ की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकार को लेकर मंगोलों के बीच संघर्ष छिड़ गया, जिसके कारण भारत में मंगोल आक्रमण समाप्त हो चले। अलाउद्दीन खिलजी क्रूर प्रतिभाशाली शासक था जो कूटनीति के साथ राजनीति में भी अत्यंत कुशल था। उसने दिग्गज जनरल गाजी मलिक के नेतृत्व में कंधार, गजनी और काबुल में लूटपाट करने के लिए सेनाएं भेजी। इन अभियानों ने प्रभावी ढंग से भारत में आक्रमण के लिए मंगोलों की अग्रणी नियंत्रण रेखा को अपंग कर दिया। सिवाना, जालोर और वारंगल को घेरने और कब्जे में लेने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दास कमांडर मलिक कफूर के नेतृत्व में अपनी सेना को 1311 में देवगिरी से मलाबार पर आक्रमण के लिए भेजा, जो भारी मात्रा में सोना और अन्य साधन लूटकर लौटे। इसमें 9 मुसलमानों ने भी हिस्सा लिया था, जिसके मंगोल कमांडर अबाची ने लूटपाट के वितरण को लेकर मलिक कफूर को मारने की कोशिश की थी, जिसे लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल कमांडर को मार डाला था, ये मानते हुए कि हजारों मंगोल जो बंदी थे और बाद में दिल्ली में इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे, सुल्तान को मारने की साजिश रच रहे थे। सुल्तान ने सभी मंगोलों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और फिर लगभग 20,000 लोगों को मार डाला। दिल्ली की अदालत ने फारस के मंगोल इलखान ओलजीतू के दूतों को भी मार दिया। 1320 में जुल्जू के तहत मंगोलों ने बिना किसी गंभीर प्रतिरोध के झेलम घाटी से कश्मीर में प्रवेश किया। कश्मीरी राजा सुहादेव ने एक बड़ी फिरौती देकर जुल्जू को वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश की। प्रतिरोध करने में असफल रहने पर सुहादेव कश्मीर वासियों को जुजू की दया पर छोड़कर किश्तवाड़ भाग गए। मंगोलों ने आवासों को जला दिया, पुरुषों का नरसंहार किया और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया। लार के किले में केवल राजा के सेनापति रामचंद्र के अधीन शरणार्थी सुरक्षित थे। आक्रमणकारियों ने सर्दियों के शुरू होने तक 8 महीने तक अपना आतंक जारी रखा। जब जुल्जू प्रीनाल के रास्ते से प्रस्थान कर रहा था तो उसने अपने अधिकांश पुरुषों और कैदियों को एक गंभीर हिमपात के कारण खो दिया। तुगलक वंश के दौरान मंगोल आक्रमण। अगले प्रमुख मंगोल आक्रमण सल्तनत में तुगलक वंश द्वारा खिलजियों को प्रतिस्थापित किए जाने के बाद हुआ था। 1327 में तर्मशिरीन के तहत चगताई मंगोलों ने, जिसने पिछले वर्ष शांति वार्ता के लिए 2 दूतों को दिल्ली भेजा था, लखमन और मुल्तान के सीमांत शहरों को तहस नहस कर दिया और दिल्ली को घेर लिया। तुगलक शासक ने अपने सल्तनत को बचाने के लिए एक बड़ी फिरौती का भुगतान किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इलखान अबू सईद से तर्मशिरीन, जिसने खुरासन पर पहले आक्रमण किया था, उसके खिलाफ एक गठबंधन बनाने को कहा, लेकिन हमला कभी हो नहीं पाया। तर्मशिरीन एक बौद्ध था जो बाद में इस्लाम में परिवर्तित हो गया। चगताई खानत में धार्मिक तनाव मंगोलों के बीच एक विभाजनकारी कारक बन गया। इसके पश्चात 1398 के तैमूर के आक्रमण तक भारत में बड़े पैमाने पर मंगोल आक्रमण नहीं हुए तथा इस समय तक भारत पर विजय प्राप्त करने का मंगोल का प्रयास आखिरकार विफल हो गया। तैमूर और बाबर। 1398 में तैमूर लंका आक्रमण। दिल्ली के सुल्तानों ने मंगोलिया और चीन में युआन राजवंश और फारस और मध्य पूर्व में इलखानत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित किए थे। 1338 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मोरक्को के यात्री इब्न बतूता को युआन चीन के सम्राट हुआंग के मंगोल दरबार में राजदूत नियुक्त किया। उन्हें जो उपहार लेकर जाना था, उनमें 200 दास भी शामिल थे। चगताई खानत इस समय तक विभाजन हो चला था और तैमूर नाम के एक महत्वाकांक्षी मंगोल तुर्क सरदार ने मध्य एशिया और उसके परे के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ला दिया था। उसने साम्राज्यवाद और इस्लामीकरण की जुड़वा नीतियों का अनुसरण किया, विभिन्न मंगोल जनजातियों को अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थानांतरित किया और अपनी सेना में तुर्क लोगों को प्रधानता दी। तैमूर ने चगताई खानत में इस्लामी विश्वास को भी मजबूत किया और एक लंबे अंतराल के बाद चिंगीज खान के शासन परंपराओं वाले कानूनों पर कुरान के कानून लागू किए। उसने 1398 में भारत पर धन को लूटने के लिए आक्रमण किया। उसका आक्रमण इतना विभत्स था कि दिल्ली की गलियां रक्त से सरोवर बन चुकी थी। समकालीन तुगलक सुल्तान को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा। इस आक्रमण के बाद वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत का अंत ही हो गया था। अब बस जैसे तैसे तुगलक वंश 1413 तक और चला। तैमूर का साम्राज्य टूट गया और उसके वंशज मध्य एशिया पर कब्जा करने में असफल रहे, जो अंततः कई रियासतों में विभाजित हो गया।
मंगोल चगताई के वंशज और तैमूर के वंशज अगल बगल रहते थे। कभी कभार लड़ते थे और कभी कभी अंतर विवाह भी करते थे। ऐसी शादियां की एक पैदाइश में एक मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भी थे। उनकी मां ताशकंद के मंगोल खान के परिवार से थी और पिता तैमूर के सीधे वंशज थे। बाबर तैमूर का सच्चा वंशज था और उसकी मान्यताओं को साझा भी किया। उसका मानना था कि चंगेज खान के नियम और कानून परिपूर्ण नहीं थे, क्योंकि बाबर के अनुसार चंगेज के कानूनों में कोई दिव्यता नहीं थी। जब बाबर ने काबुल पर कब्जा किया और भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करना शुरू किया तो उसे चगताई खानात से संबंधित पहले के सभी आक्रमणकारियों की तरह मुगल कहा गया। यहाँ तक कि तैमूर के आक्रमण को मंगोल आक्रमण भी माना गया था, क्योंकि मंगोलों ने मध्य एशिया पर इतने लंबे समय तक शासन किया था कि वहां के लोगों को मंगोल ही कहा जाता था। मंगोलों की सैन्य विरासत उनके धर्मनिरपेक्ष कानूनों के विपरीत धर्म के सवाल के साथ कोई संघर्ष नहीं था। इसलिए तैमूर और बाबर दोनों ने चंगेज खान की सैन्य प्रणाली को जारी रखा। इस प्रणाली का एक हिस्से का नाम ओरडू था, जो कि सैन्य शिविर का निर्माण करने वाले टेंट के सामूहिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया गया था। बाद में इसका उच्चारण उर्दू किया जाने लगा। भारत में मुगलों के सभी अभियानों में शिविर को उर्दू कहा गया है और यहां से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में जानने के लिए आप एपिसोड 6 सुन सकते हैं। तो ये था एपिसोड 31 ऑन इंडिया अनवेल्ड पॉडकास्ट। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड और आपको नई जानकारी भी मिली होगी। अब शायद आपको पता चला होगा कि उर्दू शब्द कहां से आया। अब शायद आपको ये पता चला होगा कि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य दो अलग अलग चीजें हैं। अब आप शायद मंगोल साम्राज्य के बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं। ऐसे ही अमेजिंग एपिसोड्स के लिए सुनते रहिए इंडिया अनवेल्ड। मैं राकेश आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। आई विल सी यू सून। दिस इज राकेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडिया अनवेल्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।